हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, सीखा, समझा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कि वाष्प दाब अवनमन क्या होता है, अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन क्या होता है, और उसके बाद हमने सीखा, समझा क्वथनांक उन्नयन और क्वथनांक उन्नयन और वाष्प दाब अवनमन, अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन के सवाल भी हम लोगों ने लगाए। मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जिसको हम कहते हैं क्या, हिमांक अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या है भाई? हमारा अगला जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं क्या, हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। देखिए, किसी भी विलायक में जब आप कोई अवाष्पशील ठोस मिलाते हैं तो उसका हिमांक जो है वो घट जाता है। किसी भी वाष्पशील द्रव में, वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील, ठीक है, बहुत क्लियर कट तरीके से, बहुत शॉर्टकट में आपको हम समझा रहे हैं, बट क्लियर कट। किसी भी द्रव में आप वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील ठोस मिलाने पर, अवाष्पशील ठोस मिलाने पर क्या होता है, जैसे ही आप किसी द्रव में अवाष्पशील ठोस मिलाते हैं तो क्या होगा, होगा क्या कि उसका जो हिमांक है वो क्या हो जाता है, हिमांक घट जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है। जैसे कि शुद्ध जल का जो हिमांक होता है, प्योर वाटर, शुद्ध जल का हिमांक जो है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, या 273.15 केल्विन। लेकिन जल में आप कोई चीज मिला दीजिए, यानी विलयन का जो हिमांक है, फ्रीजिंग पॉइंट है, वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। ठीक, बर्फ जो है पहाड़ों पर 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं बनती। या आइसक्रीम आप खाते हैं तो आइसक्रीम क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे बन जाता है? नहीं ना, क्योंकि आइसक्रीम में अकेले पानी नहीं है, वो भी शुद्ध नहीं है, उसमें आपने क्या मिलाया है, कलर मिलाया है, स्वीटनर के लिए, स्वीट मीठा लगने के लिए आपने उसमें चीनी मिलाई है ना, और 8 फ्लेवर्स मिलाए हैं, बहुत सारा कुछ मिला है। तो आपको अगर मालूम हो, ठीक है, या बेसिक जानकारी करें कि कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है आइसक्रीम बनाने के लिए, तो लगभग, ठीक है, माइनस में टेम्परेचर चाहिए होता है। आई थिंक नियरली -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आइसक्रीम फ्रीज होता है, या जो भी होता हो। ठीक है, बट काफी कम टेम्परेचर चाहिए होता है। शुद्ध जल जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन जाता है। अशुद्ध जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि वही वाष्प दाब वाला ही कॉन्सेप्ट है जो पहला समझा, वाष्प दाब। ठीक। तो वाष्प दाब का ही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगता है कि जब वाष्प दाब बराबर हो जाते हैं तब जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट आता है, और जैसे ही आप उसमें कोई वाष्पशील ठोस मिला देते हैं तो वाष्प दाब घट जाता है। ठीक है। तो उसके कारण और कम टेम्परेचर पर जो है वेपर प्रेशर बराबर होगा, तब जाकर के लिक्विड क्या होगा, फ्रीज करेगा। उसके पहले लिक्विड फ्रीज नहीं करता है। कुल मिला के ये है कि जब भी किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील ठोस मिलाते हैं तो हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है भाई? तो अगर हम मान लें कि शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का जो हिमांक है वो मान लीजिए हैं, हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ नॉट, और विलयन का हिमांक मान लेते हैं कितना है भाई, विलयन का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो हम मान लेते हैं कितना है, टीएफ। ठीक है।
तो हिमांक अवनमन कितना फ्रीजिंग, हम जानते हैं कि जो हिमांक अवनमन के हिसाब से क्या हो रहा है भाई, हिमांक अवनमन क्या कह रहा है कि विलयन का जो हिमांक है वो क्या होगा, कम होता है, और शुद्ध विलायक का जो हिमांक है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये है कि टीएफ नॉट का जो वैल्यू है वो ज्यादा है किससे, टीएफ से। तो कितना हिमांक में कमी हुई, यानी हिमांक अवनमन डेल्टा टीएफ अगर हमें निकालना हो तो डेल्टा टीएफ कितना हो जाएगा भाई, ज्यादा में से कम घटा दीजिए, यानी टीएफ नॉट माइनस टीएफ, यही हो जाएगा हिमांक अवनमन डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाएगा भाई, टीएफ नॉट माइनस टीएफ। ये क्या हो गया हमारा हिमांक अवनमन। अब नियम क्या कहता है प्रायोगिक रूप से, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली जो है वो जो हिमांक अवनमन है, जो कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, तो हिमांक अवनमन डेल्टा टीएफ जो है वो, हिमांक अवनमन जो है वो समानुपाती होता है किसके, मोललता के। जैसे कि हमारा क्वथनांक उन्नयन जो है वो समानुपाती था मोललता के, वैसे ही हिमांक अवनमन जो है वो समानुपाती है किसके, हिमांक अवनमन जो है वो समानुपाती है किसके भाई, मोललता के समानुपाती है, मोललिटी के। मतलब डेल्टा टीएफ जो है वो प्रोपोर्शनल है मोललिटी के, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऐड करते हैं जिसको कहते हैं हम के एफ। तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाएगा, के एफ इंटू मोललिटी, जहाँ के एफ क्या है भाई, के एफ है हिमांक अवनमन स्थिरांक। के एफ क्या चीज है, हिमांक अवनमन स्थिरांक। के एफ है हिमांक अवनमन स्थिरांक। के एफ क्या चीज है भाई, के एफ है हिमांक अवनमन स्थिरांक। इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या आ गया भाई, के एफ इंटू मोललता। ठीक, बहुत आसान है, बहुत इजी है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सवाल कर लेते हैं तो और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं कि हिमांक अवनमन क्या होता है कि जब भी किसी शुद्ध विलायक में आप कोई भी आवासशील ठोस मिलाते हैं तो उसका हिमांक जो है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक, मैंने आपको उदाहरण भी दिया कि शुद्ध जल जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बनता है, लेकिन अगर आप उसमें कुछ मिला देंगे तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ में नहीं कन्वर्ट होगा, बल्कि और कम टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा। और कम टेम्परेचर चाहिए होगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, 0 से और कम हो गया, माइनस में हो गया, तो घट गया कि नहीं घट गया भाई। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का यही मतलब है कि शुद्ध विलायक का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, और विलियन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, कम होता है। डेल्टा टीएफ जो होता है वो, ठीक है, कैसे निकालते हैं, टीएफ नॉट माइनस टीएफ से। टीएफ नॉट क्या चीज है, टीएफ नॉट है क्या चीज है भाई, शुद्ध विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट, और टीएफ क्या है, विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट, और हम जानते हैं कि विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट विलायक से कम होता है। तो डेल्टा टीएफ, टीएफ माइनस टीएफ नॉट माइनस टीएफ, और जो डेल्टा टीएफ है वो मूललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, देखते हैं सवाल भाई क्या कह रहा है। लेट्स सी सवाल, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। हम्म हम्म क्वेश्चन क्या है,
कह रहा है एक वैद्युत अनपघट्ट के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी होती है। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है एक वैद्युत अनपघट्ट, एक वैद्युत अनपघट्ट के 1 केजी को, 1 केजी को, एक वैद्युत अनपघट्ट के 1 केजी को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर उसके हिमांक में 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर उसके हिमांक में, उसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है भाई? क्या कह रहा है? 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक 5.12 किलो किग्रा प्रति मोल है। ठीक है, बेंजीन का केएफ कितना दिया है? 5.12 किलो किग्रा पर मोल। ठीक है, और कह रहा है विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए पढ़ लीजिए सवाल एक बार, फिर हम लोग करते हैं। ठीक है, सवाल पढ़िए, क्या कह रहा है भाई? ठीक है, कोई समस्या? देखिए समझाते हैं आपको सवाल। सवाल ये कह रहा है कि एक वैद्युत अनपघट्ट के 1 केजी को 50 ग्राम बेंजीन में घोल रहे हैं, यानी आपको विलायक बेंजीन है उसके 50 ग्राम, और उसमें जो घोला जा रहा है कोई वैद्युत अनपघट्ट है उसका 1 केजी, और उसके हिमांक में कह रहा है कि 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है, यानी डेल्टा टीएफ की वैल्यू आपको दे दी 0.40, और कह रहा है बेंजीन का केएफ का वैल्यू इतना है। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान, यानी क्या निकालना है? विलेय का अणुभार। मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या? विलेय का अणुभार। और आप याद करिए कि हमने आपको शुरू में ही समझाया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग? विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात करने में। ठीक है, सारी चीजें दी गई हैं, बस फॉर्मूले पर रखनी है और हल हो जाएगा। देखिए सोल्यूशन करते हैं। क्या दिया है? विलेय का भार दिया है, कितना दिया है बेटा? 1 केजी। और क्या दिया? इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। और विलायक का भार हमको दिया है बेटा, कितना दिया है? वो दिया है हमको 50 ग्राम। और क्या दिया है हमको? डेल्टा टीएफ सवाल में दिया है, कितना दिया है? 0.40 केल्विन। और केएफ का वैल्यू दिया है हमको, केएफ का वैल्यू दिया है 5.12 किलो किग्रा दिया है, तो हम इसको किग्रा पर मोल, तो केल्विन किग्रा पर मोल 0.512 केल्विन किग्रा पर मोल, ये वैल्यू दी है केएफ की। और क्या दिया है? और ठीक है, और हमें हमें निकालना है मोलर मास, अणु भार निकालना है। चलिए, डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या है बेटा? डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू मोलैलिटी, यही होता है। डेल्टा टीएफ बराबर क्या है? केएफ इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी बराबर क्या लिख सकते हैं आप? केएफ इंटू वेट इन ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय का अणुभार गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार, यही होता है।
मोललता बराबर क्या होता है, विलेय का भार गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार। मान रख दीजिए भाई 0.5 सॉरी KF का मान रखिए कितना 5.12 इंटू विलेय का भार कितना भाई 1000 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाई अणु भार इंटू विलायक का भार कितना बेटा 50 ग्राम। ठीक, समझ गए, विलायक का भार कितना 50 ग्राम, देख लीजिए। ठीक, इन सबको रख करके जब आप हल करेंगे, ठीक है, सारा कुछ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी विलायक का अणुभार, एक मिनट, यहाँ पर इसका भी तो मान रखेंगे 0.40 डेल्टा TF। तो यहाँ से जब मोलर मास निकालेंगे तो मोलर मास का वैल्यू आ जाएगा 256, ये आ रहा है, ये आ रहा है 256, 256 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये आ गया हमारा अणु भार 256 ग्राम पर मोल। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, केवल आपको वैल्यू रखनी है, गुणा भाग करना है, उत्तर आपके सामने है, सिर्फ फॉर्मूला याद रहना चाहिए बस। क्या याद रहना चाहिए भाई, केवल फॉर्मूला याद रहना चाहिए हिमांक अवनमन का, और हिमांक अवनमन का फॉर्मूला क्या है, हिमांक अवनमन का फॉर्मूला है डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोल का। ठीक है, यही फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, फॉर्मूले पर वैल्यू रखिए और आपको बहुत आसानी से उत्तर मिल जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है या 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, जैसा पूछा जाए आप उत्तर देंगे और बस कैलकुलेट कर देंगे, आपको पूरा का पूरा उत्तर मिल जाएगा और पूरे के पूरे नंबर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि जो पाठ्य निहित प्रश्न, ठीक है, क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए गए हैं और जो उदाहरण दिए गए, आप बस उतना भी लगा लेंगे तो भी आपका कॉन्सेप्ट, आपका चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जो उदाहरण एनसीईआरटी में दिया गया है वो लगा लीजिए, प्लस उसमें जो पाठ्य निहित प्रश्न दिया गया है उसको लगा लीजिए, 2-3 सवाल होंगे तो आपको पूरा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलिए, समझ में आ गया भाई, आगे चले, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ, जिसका नाम है क्या, परासरण दाब। क्या नाम है भाई, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, चलिए समझते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा ऑस्मोसिस क्या होता है, परासरण क्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर के हम 2 पार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं भाई, इस कंटेनर के 2 पार्ट कर देते हैं, सेपरेशन कर देते हैं। और ये जो हम सेपरेशन करते हैं, इस सेपरेशन में कैसे सेपरेशन करते हैं, इसके बीच में हम लगा देते हैं एक वो, क्या लगा देते हैं भाई, इसके बीच में लगा देते हैं हम एक मेम्ब्रेन। ठीक, के बीच में, सॉरी, इसके बीच में हम लगा देते हैं क्या, एक मेम्ब्रेन लगा देते हैं, झिल्ली लगा देते हैं कुल मिला के। ठीक है भाई, इसके 2 कंपार्टमेंट बना देते हैं, ये बड़ा सा बीकर है जिसके हम 2 कंपार्टमेंट बनाते हैं, ये हमने एक झिल्ली लगाई है जिसको हम कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट में इसको हम लोग कहते हैं SPM। अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है, इसका काम क्या होता है, ये एक विशेष प्रकार की झिल्ली होती है, स्पेशल मेम्ब्रेन होती है केवल जो केवल
विलायक के कणों को, जो केवल विलायक के कणों को आर पार होने देती है, जाने देती है। किसके कणों को भाई? केवल विलायक के कणों को, विलय के कणों को नहीं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा मैंने? जो केवल विलायक के कणों को आर पार होने देती है, बाकी किसी को नहीं, उसी को हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। अब मान लीजिए हमने क्या किया कि इसमें भरा विलयन एक तरफ, क्या भरा भाई? विलयन। ये हमारा मान लीजिए विलयन है, और एक तरफ भरा हमने क्या? शुद्ध विलायक। क्या भरा भाई? एक तरफ भरा हमने शुद्ध विलायक। ये हमारा क्या है? शुद्ध विलायक है, सॉल्वेंट है। और ये हमारा क्या है भाई? ये हमारा है विलयन है। तो भाई जाहिर सी बात है कि विलयन की तरफ क्या होगा? विलायक के कणों की संख्या क्या होगी? विलायक के कणों की संख्या कम होगी, है कि नहीं भाई? शुद्ध विलायक के कणों की संख्या ज्यादा होगी। इधर विलायक के कण ज्यादा होंगे, विलयन में कम होगी, क्योंकि विलयन में आपने विलय भी मिला रखा है। तो क्या होगा कि अर्धपारगम झिल्ली जो केवल विलायक के कणों को आर पार जाने देती है, जब हम ऐसा अरेंजमेंट करेंगे तो होगा ये कि ये जो विलायक के कण हैं ये अर्धपारगम झिल्ली को पार करके विलयन की ओर जाना शुरू करेंगे, ठीक। और तब तक जाएंगे जब तक कि ये जो सांद्रताएं हैं, यानी दोनों तरफ विलायक के कणों की संख्या बराबर ना हो जाए, तब तक जाएंगी, ठीक। तो जब हम ऐसा अरेंजमेंट करते हैं तो क्या होता है कि विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर गति करते हैं। विलयन की ओर क्या करते हैं भाई? गति करते हैं। क्यों गति करते हैं? आपको मालूम है कि कोई भी चीज हो वो ज्यादा से किधर की तरफ जाएगी? कम की तरफ। ये तो सामान्य सा नियम है, ठीक है। अब जिसके पास खुशी ज्यादा होगी वो आदमी खुशी बांटेगा, जिसके पास दुख ज्यादा होगा वो आदमी क्या देगा? दुख बांटेगा। जिसके पास गुस्सा ज्यादा होगा वो क्या बांटेगा? गुस्सा बांटेगा। ज्यादा से कम की ओर, ठीक है। पैसा ज्यादा होता है लेकिन आदमी पैसा नहीं बांटता है, ठीक है, वो आदमी अपने पास रखता है। तो कहने का मतलब ये है कि विलायक के कण जो है वो अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन की ओर क्या करेंगे? गति करेंगे। क्यों? क्योंकि शुद्ध विलायक की तरफ कणों की संख्या ज्यादा है और विलयन में विलायक के कणों की संख्या कम है, तो ये अर्धपारगम झिल्ली। अब चूंकि अर्धपारगम झिल्ली विलय के कणों को इधर आने नहीं देती, केवल किसके कण आर पार जा सकते हैं? केवल विलायक के। तो जिधर विलायक के कणों की संख्या ज्यादा होगी उधर से, जिधर कम होंगे उधर की ओर गति करेगी। इस घटना को क्या कहते हैं भाई? इस घटना को, मतलब विलायक के कणों का विलयन की ओर गति करना, क्या कहलाता है? इस घटना को परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? परासरण कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। इस घटना को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये ऑस्मोसिस ना हो, मतलब ये जो विलायक के कण इधर से इधर की ओर गति कर रहे हैं, विलायक से विलयन की ओर जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये गति बंद हो जाए, रुक जाए। तो इसको रोकने के लिए आप इसके अपोजिट साइड में कैसे रोकेंगे भाई? दबाव लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो आप क्या करेंगे? इसको रोकने के लिए दाब लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। और ये जो आप दाब लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, इसी दाब को हम क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं, ठीक। तो क्या कहा भाई? परासरण को रोकने के लिए, परासरण को रोकने के लिए विलयन की ओर
विलयन की ओर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। बोलिए, समझ में आया? देख लीजिए, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है, बहुत इजीली समझाया है। परासरण क्या है भाई? जब भी विलयन और शुद्ध विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली से हम अलग कर देते हैं तो जाहिर सी बात है विलायक की तरफ विलायक के कणों की संख्या ज्यादा होगी और विलयन की तरफ विलायक के कणों की संख्या कम। कोई भी चीज ज्यादा से कम की ओर बहती है और अर्धपारगम्य झिल्ली ये एक विशेष झिल्ली है जो केवल अपने आर पार विलायक के कणों को होने देती है, विलेय के कणों को नहीं। तो क्या होगा कि जो हमारा विलायक के कण है वो विलायक की ओर से विलयन की तरफ जाएंगे और तब तक जाते रहेंगे जब तक कि बराबर ना हो जाए। लेकिन उससे पहले ही आप चाहते हैं, ठीक है, ये जो विलायक के कण इधर से इधर की ओर गति कर रहे हैं ये क्या है? परासरण है। और आप चाहते हैं कि ये परासरण ना हो, मतलब विलायक के कण विलयन की ओर ना जाए, तो उसको रोकने के लिए आप एक प्रेशर लगाते हैं। किधर लगाना पड़ेगा भाई? उधर, जिधर जा रहे हैं उधर ही रोकने के लिए तो लगाएंगे। तो विलयन की ओर आप जितना दबाव लगाते हैं, दाब लगाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, जिसे पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? पाई से रिप्रेजेंट करते हैं परासरण दाब को। ठीक, क्लियर है? समझ में आ गया? परासरण लिखने की भी परिभाषा आती है। तो परासरण क्या है? विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर गति करना क्या कहलाता है? परासरण। और परासरण रोकने के लिए विलयन की ओर जितना हम दाब लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? परासरण दाब। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूट टू solution through semi permeable membrane is known as what? Is known as osmosis. And the process, and to stop the process of osmosis, pressure applied on the side of solution is known as osmotic pressure. क्लियर है? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। तो ऑस्मोसिस का फॉर्मूला हम आइडियल गैस इक्वेशन से निर्धारित कर सकते हैं। तो आदर्श गैस समीकरण क्या होता है भाई? अगर आपको याद हो तो आदर्श गैस समीकरण ये हम कक्षा 11 में पढ़ते हैं, क्लास 11th में, गैसेस स्टेट में। पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी, सबको मालूम है, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं मालूम होगा। नहीं मालूम है तो देख लीजिए। पी बराबर क्या होता है भाई? एनआरटी। तो पी बराबर क्या लिख सकते हैं? एन बाई वी आर टी लिख सकते हैं। एन क्या है? मोल है। और आर क्या है? गैस नीतांक। टी क्या है? टेम्परेचर। वी क्या है? आयतन। एन बाई वी को क्या लिख सकते हैं? मोल बटे आयतन क्या होता है भाई? मोलरता का सूत्र तो यही था, यानी सांद्रता। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? सी आर टी। और प्रेशर को पी को हम पाई से रिप्रेजेंट कर दें तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी आर टी, जहाँ पे सी क्या है? सी बराबर है एन बाई वी, जिसको हम क्या कहते हैं? सांद्रता, कंसंट्रेशन, मोल प्रति लीटर। ठीक है भाई? सी मतलब सांद्रता, मोल प्रति लीटर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया किस चीज का भाई? ये हमारा फार्मूला हो गया परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई बराबर सी आर टी। ये पाई क्या है? ये है परासरण दाब, ऑस्मोटिक। आर गैस नीतांक है, आर का वैल्यू आप रखेंगे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। टी जो है वो ताप है, जिसको कि आप केल्विन में ही रखते हैं। ठीक है? टी सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, ये आप जानते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए एक सवाल लगा लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स कम टू द क्वेश्चन। आइए भाई क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इसको फॉर्मूले को और कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए
P बराबर, मोल को कैसे लिखते हैं भाई? मोल को लिखते हैं आप भार बटे अणुभार ना। मोल को कैसे लिखते हैं? तो हम मोल बराबर क्या लिखते हैं बेटा? भार बटे अणुभार। तो हम क्या लिख सकते हैं? P बराबर लिख सकते हैं भार बटे अणुभार बटे आयतन गुणे R इंटू टी। इसको थोड़ा अरेंज कर लें, P को पाई से लिख दें तो पाई बराबर हो जाएगा भार बटे अणुभार गुणे आयतन गुणे R गुणे टी। ठीक है, तो यहाँ से अणुभार भी निकाला जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज किसके लिए होता है? अणुभार ज्ञात करने के लिए ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन पर आते हैं। सवाल देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। कह रहा है एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। ठीक है, कह रहा है 300 केल्विन ताप पर इस विलयन का परासरण दाब, 300 केल्विन ताप पर इस विलयन का परासरण दाब कितना दिया है भाई? इस विलयन का परासरण 2.57 गुणे 10⁻³ बार। कितना है भाई? 2.57 इंटू 10⁻³ बार है। कह रहा है प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है भाई? प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक, बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। क्या क्या दिया है भाई सवाल में? आपको क्या क्या दिया है? तो कह रहा है एक प्रोटीन है जिसके 200 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है बेटा ml, 200 ml जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। प्रोटीन कितना घोला गया है वो आपको मालूम है। फिर कह रहा है 300 केल्विन ताप पर इसका परासरण दाब इतना है। परासरण दाब का वैल्यू आपको दे दिया गया है, पाई कितना होगा। और कह रहा है प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान मतलब अणुभार ज्ञात करना है। ठीक, चलिए हल करते हैं। क्या क्या दिया है भाई? देखिए आपको विलेय का भार दिया है, प्रोटीन का कितना दिया है? 1.26 ग्राम, इतना ही ग्राम प्रोटीन तो घुला है। और क्या दिया है? और आपको आयतन दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है? 200 ml या सेंटीमीटर क्यूब। और क्या दिया है आपको भाई? टेम्परेचर, ताप कितना दिया है बेटा? 300 केल्विन। और आपको परासरण दाब पाई का वैल्यू दिया है 2.57 इंटू 10⁻³ ठीक है, क्लियर है भाई? बताइए यहाँ तक समझ में आया है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? मुझे लगता है कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है भाई, वैल्यू रख लिया जाए। चलिए वैल्यू रखते हैं। तो हमें चाहिए परासरण दाब का फॉर्मूला लगाते हैं। पाई बराबर क्या होगा बेटा? पाई बराबर होगा भार गुणे आर गुणे टी बटे अणुभार गुणे वॉल्यूम। पाई का मान कितना दिया है बेटा? 2.57 इंटू 10⁻³ इंटू भार 1.26
इंटू आर 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना बेटा 300 केल्विन डिवाइडेड बाई अणुभार इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम 200 ml है, तो 200 ml को जब हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग दे लेंगे तो ये 0.2 आ जाएगा ना भाई, 0.2। ठीक, तो ये आ गया 0.2 लीटर। ठीक, यही होगा, देख लीजिए, बताइए। ठीक है भाई, क्योंकि आर का वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन होता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? मुझे लगता है कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। वैल्यू रख देंगे और फिर यहाँ से जब आप मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, अणुभार निकालेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 61.022 ग्राम पर मोल। ठीक है भाई, क्या उत्तर आया? 0.61.022 ग्राम पर मोल। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, बहुत इजी सवाल है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है भाई। कुछ करना है क्या? ठीक, बताइए। मुझे लगता है कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान सा सवाल है, बहुत क्लियर कट सवाल है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पराशरण दाब, और इसका सवाल आता है। ठीक है, अब कुछ बहुविकल्पी सवालों को मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं जो कि पूछा जाता है। ठीक, इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कुछ बहुविकल्पी सवाल देखते हैं। जैसे हमने कहा कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अणुसंख्य गुणधर्म है, वो समानुपाती होगा किसके भाई? विलेय के कणों की संख्या के। ठीक है बेटा, विलेय के कणों की संख्या। तो देखो, विलेय के कणों की संख्या आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक में अलग अलग होगी। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आयनिक यौगिक है, कैसा यौगिक है बेटा? आयनिक यौगिक है, तो अगर सांद्रता दी गई है, ठीक, दो यौगिक हैं, उनमें कहा जाए किसका पराशरण दाब ज्यादा, किसका कम, या किसमें अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन किसमें ज्यादा, किसमें कम मिलेगा, तो उसको कैसे देखते हैं उस सवाल को देखिए। आयनिक यौगिक है तो जैसे NaCl है, तो आपको मालूम है कि NaCl जो है वो टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में। ठीक, होगा कि नहीं होगा? Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाए, तो NaCl कितने आयन देगा? 2 आयन देगा, है कि नहीं? यहाँ तो यहाँ पार्टिकल्स की संख्या कितनी हो गई? 2। H2SO सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 है। आपको मालूम है कि Na2SO4 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 सोडियम प्लस आयन मिलेंगे और प्लस में क्या मिलेगा? सल्फेट आयन मिलेगा। तो यहाँ पर कितने आयन मिलेंगे? यहाँ पर आयनों की संख्या कितनी हो गई बेटा? 3। अगर हम एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करें, Al2SO4 होल थ्राइस, तो आपको मालूम है इसको तोड़ेंगे तो हमको 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन मिलेंगे और प्लस 3 सल्फेट आयन मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? एल्यूमिनियम सल्फेट में कितने आयन मिलेंगे? टोटल पार्टिकल्स का नंबर कितना हो गया बताइए? 5, 2 एल्यूमिनियम और 3 ये। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन जैसे अगर हम सहसंयोजी यौगिक की बात करें, किसकी बात करें बेटा? नहीं, सहसंयोजी यौगिक की बात करें तो क्या होता है? C6H12O6, जैसे हमारे पास ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को अगर हम पानी में डालेंगे तो ये टूटेगा नहीं, तो यहाँ पर पार्टिकल्स का नंबर कितना मिलेगा? एक, एक ही पार्टिकल है। यूरिया क्या होता है बेटा? NH2CONH2। ठीक है, यूरिया, इस ये भी सहसंयोजी यौगिक है, तो यहाँ भी पार्टिकल्स का नंबर कितना मिलेगा? एक। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो सहसंयोजी यौगिक आयनीकृत होते नहीं तो वहां पार्टिकल्स का नंबर कितना मिलता है? एक। और आयनिक यौगिक में जितने आयन बनेंगे वो उसमें क्या हो जाएगी? कणों की संख्या, पार्टिकल्स का नंबर हो जाएगा। और आपको मालूम है कि अणुसंख्य गुणधर्म विलेय के कणों की संख्या के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो जिसमें विलेय के कणों की संख्या ज्यादा मिलेगी उसके लिए
अणुसंख्य गुणधर्म का मान ज्यादा मिलेगा। बोलिए ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? मुझे लगता है समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आयनिक यौगिक में बस ये देख लीजिएगा कितने आयन बनेंगे, जितने आयन बनेंगे कणों की संख्या उतनी होगी। NaCl में 2 आयन बन रहे हैं तो कणों की संख्या 2, Na2SO4 में 3 आयन बन रहे हैं तो कणों की संख्या 3, एल्यूमिनियम सल्फेट में कणों की संख्या कितनी? 5। ठीक है, ऐसे कोई और ले लेंगे तो उसमें हो सकता है 3, 2, 4, 5 ऐसे कुछ बनेगा। और सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं उसमें कणों की संख्या क्या होती है बेटा? उसमें कणों की संख्या जो है वो होती है कितनी? 1। क्योंकि सहसंयोजी यौगिक जो है वो आयनीकृत नहीं होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको मैंने कहा ग्लूकोज है, यूरिया है, ये आयनीकृत नहीं होते। यहाँ आपको पार्टिकल्स का नंबर, कणों की संख्या 1 मिलेगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसका परासरण दाब सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा। इस तरह का सवाल आप देखेंगे बोर्ड परीक्षा में आपको मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा और बहुत आसानी से आप कर लेंगे। ठीक, जैसे देखिए मान लीजिए पहला ऑप्शन है 0.1 मोलर BaCl2, दूसरा ऑप्शन है 0.1 मोलर NaCl, तीसरा ऑप्शन है 0.1 मोलर ग्लूकोज और चौथा ऑप्शन है 0.1 मोलर Al2SO4 होल साइज। बताइए किसमें ज्यादा मिलेगा? ठीक है, किसमें ज्यादा मिलेगा परासरण दाब? तो देखिए सवाल बहुत आसान है भाई। परासरण दाब क्या चीज है? परासरण दाब है, हम जानते हैं कि विलयन का कैसा गुण है? अणुसंख्य गुणधर्म है। कैसा गुण है? ये अणुसंख्य गुण है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो हमको मालूम है कि अणुसंख्य गुण जो होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, ये किस पर निर्भर करता है? अणुसंख्य गुणधर्म जो है ये निर्भर करता है किस पर? कणों की संख्या पर। किस पर निर्भर करता है? कणों की संख्या। और कणों की संख्या कैसे निर्धारित होती है? अगर आयनिक यौगिक है तो कणों की संख्या कैसे देखेंगे? कितने आयन बनेंगे। और सहसंयोजी यौगिक में हम जानते हैं कि कणों की संख्या 1 होती है। तो भाई आपको मालूम है कि ये BaCl2 है, जब ये टूटेगा तो बेरियम +2 और 2 क्लोरीन, तो यहाँ कितने मिलेंगे? 3। यहाँ कितने मिलेंगे आयन? 2। यहाँ ग्लूकोज में कितना मिलेगा? 1। और Al2SO4 होल थ्राइस में कितना मिलेगा बेटा? Al2SO4 होल थ्राइस में आप जानते हैं कि आयनों की संख्या कितनी मिलेगी? 5। तो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स, कणों की संख्या कहाँ ज्यादा मिल रही है? एल्यूमिनियम सल्फेट में। तो किसका परासरण दाब ज्यादा होगा? जिसका ज्यादा, किसका ज्यादा? उसी का ज्यादा होगा जिसमें कणों की संख्या सबसे ज्यादा। तो किसमें कणों की संख्या सबसे ज्यादा है? 0.1 मोलर एल्यूमिनियम सल्फेट में। ऐसे ही आपको क्वथनांक उन्नयन पूछ सकता है, हिमांक अवनमन पूछ सकता है, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन पूछ सकता है कि किसमें वाष्प दाब अवनमन ज्यादा होगा, किसमें कम होगा। जैसे सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम किसमें हो जाएगा? ग्लूकोज में। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें सबसे कम हो जाएगा परासरण दाब। या आप आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन पूछा जाए तो सबसे कम किसमें होगा? ग्लूकोज में, क्योंकि इसमें आयनों की संख्या, कणों की संख्या कितनी मिलेगी? 1। यहाँ कणों की संख्या कितनी? 5। तो जिसमें कणों की संख्या सबसे ज्यादा उसके लिए अणुसंख्य गुणधर्म का मान सबसे ज्यादा, और जिसमें कणों की संख्या सबसे कम उसमें अणुसंख्य गुणधर्म का मान सबसे कम। तो सहसंयोजी यौगिक में याद रखिएगा कणों की संख्या कितनी होती? 1। आयनिक यौगिक में आप देख लीजिएगा जो यौगिक होगा वो कितने आयन बनाएगा, जितने आयन बनाएगा उसके कणों की संख्या उतनी ही रखी जाएगी। क्लियर है? तो मुझे लगता है ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे सवाल आपके क्लियर हो गए होंगे और आप बोर्ड परीक्षा में अनसॉल्व पेपर जो है आप उसको सॉल्व करिए, हल करिए। आप देखेंगे कि आपसे सारे सवाल अब हो जाएंगे, आपको कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई समस्या, कोई परेशानी होती है तो आप, ठीक है,
मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको क्या कहते हैं एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूंगा और उस व्हाट्सएप चैनल को आप लोग को ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप को मैं उसमें लिंक जो है डाल दूंगा, आप उस लिंक के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और उसमें जो भी आपके समस्या कोई सवाल परेशानी होता है आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं या आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, व्हाट्सएप नंबर है 8574859839। ठीक है, आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। और ठीक है, न्यू ईयर पर आपके लिए कुछ और भी नया मैं प्लान कर रहा हूं जिससे कि आपको और पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो आप मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दूंगा, आप उसमें जो है ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स से और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप कोई भी अपने सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई परेशानी, समस्या आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एक चैप्टर खत्म हुआ, अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर दैट इज वैद्युत रसायन। उसका कुछ टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया भी है पर मैं आपको फिर से पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा, बता दूंगा। तो विद्युत रसायन के बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे और हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके बाद हम लोग केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगति पढ़ेंगे। एकदम क्लियर कट एक एक चीज लगातार लगातार करते चलेंगे, बस आप पढ़ते रहिए। ठीक है, मेहनत करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको पहुंचाइए जिससे मुझे भी पढ़ाने में और आनंद आए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही पढ़ाने में आनंद आएगा। ठीक है, थैंक यू।